चलिए स्टूडेंट्स, चालू करते हैं हम द होल एंड सोल क्रक्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसे ब्रेड एंड बटर ऑफ सीएस बोला जाता है। यही से आपका एक फाउंडेशन, एक बेस बनाया जा रहा है जो आगे तक चलते जाएगा। चैप्टर का नाम दिख रहा है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ होता क्या है, किस तरीके से कंपनी की डेफिनेशन डिराइव हुई है, कैसे ये कहां से इंडिया में आया, किस तरीके से ये काम किया जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या रहेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी क्या क्या हो सकती है, ये सारे के सारे इस चैप्टर में दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम चालू करते हैं फटाफट एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। सबसे पहला पार्ट है, टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी क्या बोलता है, तो कंपनी मतलब क्या होता है। तो कंपनी एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है कम एंड पेनाइस। मतलब कम मतलब होता है कमिंग टुगेदर एंड पेनाइस मतलब होता है ब्रेड। तो जब भी कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते थे तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन साथ में मिलता था एंड व्हाइल हैविंग देयर फूड ये क्या करते थे, कंपनी से रिलेटेड बिजनेस मैटर डिस्कस करते थे। तो आज की डेट में उन्होंने क्या किया, कंपनी के अंदर सारे के सारे बिजनेस मैटर्स जो होते थे वो ब्रेकिंग द ब्रेड टुगेदर किया जाता था और बिजनेस मैटर को डिस्कस किया जाता था। नॉर्मली ये फेस्टिव गैदरिंग्स के टाइम पर चलता था। बाद में जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते गई, बिजनेस मैटर्स इसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड होते गए, तो इन्होंने क्या किया, एक कंपनी को ब्रॉडर डेफिनेशन प्रोवाइड किया, ये कहते हुए कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय लॉ। और इनको डेफिनेशन दिया कि कंपनी एक एसोसिएशन होता है ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही मेंटेलिटी के साथ में, एक ही अप्रोच के साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर कोई बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसे कंपनी बोला जाता है। तो कंपनी इज ए कॉर्पोरेट बॉडी एंड ए लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। अब कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे एक इंडिविजुअल के पास क्या की जाती है, सारी की सारी राइट्स और लाइबिलिटीज रहती है, एक नेचुरल पर्सन जो राइट्स और लाइबिलिटीज इनकर करता है, वैसे ही कंपनी बीइंग बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर रहा है, सारी के सारे राइट्स को एंजॉय कर रहा है और सारी की सारी लाइबिलिटीज को इनकर कर रहा है। तो इट इज said a company is an association of both artificial and natural person. अब सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी वर्ड को उन्होंने डिफाइन किया है, ये कहते हुए कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी क्या है, तो कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर बेटा। इसके बाद उन्होंने समझा कि मैक्सिमम सारी कंपनीज जितनी भी रहेगी वो सारी की सारी कंपनीज क्या होगी, विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट की जाएगी, एक्सेप्ट वन कंपनी जिसका नाम है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी इज ऑल्सो नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंशन पैसा कमाना नहीं रहेगा, इस कंपनी का मेन इंटेंशन रहेगा सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर बेटा। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि ये कंपनी प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देगी। क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसके पास बहुत सारे राइट्स रहेंगे, ऑब्लिगेशंस रहेगी, पावर रहेगी और ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में देखा जाए तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा कि कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी अलग और उसके मेंबर्स
अलग। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या बोलता है कि कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई तो इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहेगी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर और मेंबर। कंपनी का अपना नाम रहेगा, कंपनी का अपनी एक पहचान रहेगी, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। सेकेंड इज लिमिटेड लाइबिलिटी। यहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी इन केस ऑफ कंपनी। थर्ड वन इज परपेचुअल सक्सेशन। इंसान आएगा इंसान जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे किसी पर्सन के जाने के बेसिस पर पूरी की पूरी फर्म बंद हो जाती थी, कंपनी के केस में एडवांटेज रहेगा कि मेंबर आए या मेंबर जाए बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। किसी मेंबर के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगी, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेचेगी, इनका कोई भी सेपरेट ओनरशिप एजेंसी के तौर पर मेंबर्स का कोई भी राइट कंपनी की प्रॉपर्टी पर नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ये कहता है कि कंपनी के शेयर्स जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल रहेंगे। ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी जिसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर केस करेगा और कोई भी पर्सन कंपनी को उनके नाम से केस करेगा। इसे बोला जाता है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। कंपनी के पास में क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स रहेगा। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी। कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन क्या करेगी, अपने नाम से राइट्स और लाइबिलिटीज या अपनी पहचान अपनी कॉमन सील के थ्रू क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ एक्शन। कंपनी के जितने भी पावर्स हैं दैट शैल बी लिमिटेड। कंपनी के जितने भी एक्शंस होंगे वो सारे के सारे लिमिटेड रहेंगे बेटा। कहां तक, अप टू द ऑब्जेक्ट क्लॉज इम्बाइब्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट से बनाई गई है, किस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी इंकॉर्पोरेट की गई है। तो दैट शैल बी लिमिटेड टू द पावर्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट ये कहता है कि कंपनी में डायरेक्शन कोई और प्रोवाइड करेगा और कंपनी में पैसा कोई और लगाएगा। तो जो भी कंपनी में पैसा लगा रहा है वो माना जाएगा कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर, और जो कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ही शैल बी टर्म्ड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो यहां पर सेपरेट मैनेजमेंट रहेगा, कंपनी में पैसा कोई और लगाएगा और चलाएगा कोई और। नेक्स्ट इज इट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। ये अपनी इच्छा से आप कंपनी के साथ एसोसिएट रहेंगे, आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा, किसी भी तरीके का कोई डोमिनेंट पोजीशन नहीं रहेगा। आप अपनी इच्छा से प्रॉफिट शेयर करने के लिए क्या करेंगे, कंपनी के साथ में जुड़ेंगे। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। कंपनी वाइंडिंग अप करके क्या की जा सकती है, बंद की जा सकती है। अब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को हम इन डिटेल पढ़ना चालू करते हैं। ये कहता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास कॉर्पोरेट पर्सनालिटी रहेगी ऑन इनकॉर्पोरेशन। मतलब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इसका खुद का अपना एक नाम होगा, अपना खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा, इसकी खुद की अपनी एक सील रहेगी, और एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो मेंबर्स अलग माने जाएंगे और कंपनी अलग मानी जाएगी। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगी, अपने नाम से डेट्स लेगी, कंपनी अपने नाम से पैसे बोरो करेगी, कंपनी का खुद का अपना एक बैंक अकाउंट होगा, और कंपनी अपने नाम से क्या करेगी, लोगों को एम्प्लॉय करेगी, और कंपनी अपने नाम से केस करेगी। और कंपनी क्या किया जा सकता है, कंपनी को
कंपनी के नाम से क्या किया जाएगा, केस किया जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी नेम ऑफ द ओनर और मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी माना जाएगा। अब बेटा एक लैंडमार्क केस लॉ है जिसमें उन्होंने ये डिफाइन किया था कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। केस लॉ का नाम है, ध्यान से देखिए, केस लॉ का नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या नाम है? सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। ये चीज कहता है कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी अलग और मेंबर अलग। चलिए हम देखते हैं इस पर्टिकुलर केस लॉ के फैक्ट्स क्या हैं। तो सैलमन नाम का एक पर्सन था जो बूट एंड लेदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता था। क्लियर बेटा, क्या काम था इसका? बूट एंड लेदर मैन्युफैक्चरिंग। एक दिन इसके मन में आया कि मैं क्या करता हूं, अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करता हूं। तो इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड सेबेस्टियन को बुलाया जो कि एक लॉयर था, और बोले सेबेस्टियन साहब, मैं मेरे बिजनेस को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं? कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। सेबेस्टियन ने उन्हें बोला कि आप अपने बिजनेस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए रहते हैं जो आपकी फैमिली में ही अवेलेबल है। आप, आपकी वाइफ, आपके 4 लड़के और आपकी एक डॉटर। क्लियर? सबको 1-1 पाउंड के आप एक शेयर्स दे दीजिए, दैट इज 7 पाउंड के आप शेयर्स दे दीजिए, और अपना बिजनेस आप किसको दे सकते हो? कंपनी को बेच सकते हो। इस पूरी डील को कंपनी में एग्जीक्यूट किया गया 38,782 पाउंड में बेटा। क्लियर? जिसका बाइफर्केशन ये था कि 10,000 के डिबेंचर्स इशू किए गए, 20,000 पाउंड के शेयर्स इशू किए गए, और 8,782 पाउंड का कैश प्रोवाइड किया गया। क्लियर बेटा? कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी का प्राइस कितना रखा? कंसिडरेशन 38,782 पाउंड। बाइफर्केशन 10,000 के डिबेंचर्स, 20,000 के शेयर्स और रिमेनिंग 8,782 पाउंड का कैश। कंपनी शुरुआत में तो बहुत अच्छी चली, बाद में इट सून रैन इनटू लॉसेस और लिक्विडेशन की तरफ जाना चालू कर गई। सैलोमन बीइंग डिबेंचर होल्डर पूरे की पूरे कंपनी की जितनी भी असेट्स थी भाई साहब ने ले ली अपने अंडर और अपना पेमेंट कर दिया। तो जितने भी रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे उन्होंने सैलोमन के अगेंस्ट में सूट फाइल करा, ये कहते हुए कि कंपनी का नाम सैलोमन, डिबेंचर होल्डर भी सैलोमन, और हमारे पैसे सैलोमन भाई साहब पूरे की पूरे क्या कर गए? गायब कर गए। कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस लॉ में ये जजमेंट दिया कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी अलग, सैलोमन अलग। ऑन बीइंग डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, अगर सैलोमन ने पूरा की पूरा असेट्स अप्रोप्रिएट करके पैसा लिया है तो यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करेगी और सैलोमन ने जो भी पैसा लिया है वो वैलिड माना जाएगा। क्लियर बेटा? सो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का जो डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया था, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाई गई थी, दैट वाज प्रोवाइडेड इन केस लॉ ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन। इंडिया में सेम कॉन्सेप्ट लाया गया, अडॉप्ट किया गया रिकंदोली टी कंपनी लिमिटेड। इसमें भी यही किया गया था कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी अलग मानी जाएगी और उसके मेंबर्स अलग माने जाएंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन केस ऑफ क्रेडिटर्स और इन केस ऑफ लाइबिलिटी, जब भी लाइबिलिटी एक्सीड हो रही है आपकी असेट से, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट आउट द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, तो मेंबर्स जो हैं उनकी पर्सनल असेट्स कभी भी स्टेक पर नहीं आएगी। कंपनी की जो लाइबिलिटी रहेगी दैट शैल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इफ अनपेड ऑफ द मेंबर्स। क्लियर है बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहता है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? कंपनी में लिमिटेड रहेगी, इनकी पर्सनल असेट्स किसी भी टाइम पर स्टेक पर नहीं आएगी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी जो है ये 2 पार्ट में बाइफरकेटेड है। पहला है लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी।
लिमिटेड बाय शेयर्स ये कहता है कि अगर शेयर्स का कुछ अनपेड अमाउंट है तो सिर्फ उस पॉइंट तक ही क्या रहेगी, मेंबर्स की लायबिलिटी रहेगी, और अगर शेयर्स का अमाउंट पूरा पेड है तो मेंबर की उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। लिमिटेड बाय गारंटी ये कहता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो एक गारंटीड अमाउंट तक ही लिमिटेड मानी जाएगी। आया समझ में? डन। लिमिटेड लायबिलिटी समझ में आया, लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन ये कहता है कि इंसान आएगा इंसान जाएगा बट कंपनी चलते जाएगी। ये एग्जाम में आता है बेटा, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी गो ऑन फॉरएवर। मेंबर आएगा मेंबर जाएगा बट कंपनी हमेशा चलती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया गया है, तो यहां पे उन्होंने बोला परपेचुअल सक्सेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी कहता है कि मेंबर की प्रॉपर्टी अलग और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग मानी जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा और आप इजीली उसे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है? मेंबर चाहे तो इनफैक्ट क्या कर सकता है, इसे पब्लिक कंपनी के केस में मार्केट में भी सेल कर सकता है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड ये कहता है कि मेंबर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, कंपनी जो है वो अपने नाम से केस कर सकती है और सामने वाला पर्सन जो है वो कंपनी को अपने नाम पे केस करेगा। इसमें इंडिविजुअल मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो अपने नाम से अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन ये कहता है कि कंपनी जो है वो कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो कंपनी की जो भी एक्शंस रहेंगे दैट शैल बी लिमिटेड अप टू द पावर स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेपरेट मैनेजमेंट क्या कहता है कि एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग। सेपरेट मैनेजमेंट ये कहता है कि कंपनी में पैसा कोई और लगाएगा और कंपनी को चलाएगा कोई और। जो कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा उसे बोला जाएगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेयर जो कंपनी में पैसा इन्फ्यूज करेगा उसे बोला जाएगा मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे सेपरेट मैनेजमेंट रहेगा, पैसा लगाने वाला अलग पर्सन रहेगा और कंपनी में डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला पर्सन अलग रहेगा। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन रहेगा। यहां पर किसी के साथ भी कोई भी डोमिनेंट पोजीशन या प्रेशराइजेशन नहीं रहेगा। जो भी एसोसिएशन रहेगा वो अपनी इच्छा से ही रहेगा। एंड लास्ट वन इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कभी भी नेचुरल डेथ की तरफ नहीं जाएगी। तो आपको जब भी क्या करना है, कंपनी को बंद करना है, तो यू नीड टू फॉलो प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कंपनी को वाइंड अप कर सकते हो। ठीक बेटा, दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। मूविंग फॉरवर्ड हम एक टॉपिक पर बात करते हैं, नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ कंपनी। नेशनैलिटी ये कहता है कि कंपनी इंडियन है या फॉरेन है। तो हर वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो उसकी नेशनैलिटी क्या मानी जाएगी, इट शैल बी टर्म्ड एज इंडियन कंपनी। रेसिडेंस, अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है तो वो इंडियन रजिस्टर्ड रेसिडेंस माना जाएगा। क्लियर है बेटा? बट एक कॉन्सेप्ट आया है सिटीजनशिप का, तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं रहेगी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में ये लॉ पास किया हुआ है कि सिर्फ नेचुरल पर्सन को ही सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी सिटीजनशिप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो कंपनी शैल हैव नेशनैलिटी, शैल हैव रेसिडेंटशिप, बट कभी भी कंपनी के पास में सिटीजनशिप नहीं आ सकती है। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में एक टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वे।
जब तक कंपनी सिस्टमेटिक मैनर में चल रही है, लीगल तरीके से चल रही है, जब तक कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग। बट जिस दिन आपने मैलाफाइड इंटेंशन लाया, आपके रॉन्गफुल इंटेंशंस रहे, उस दिन कंपनी क्या कर दी जाएगी, कोर्ट जो है वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेगा और सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट पर्सनैलिटी को हटा देगा और ये स्टैट्यूटरी प्रिविलेज को आपसे छीनते हुए ये कहेगा कि आपने फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट यूज से कंपनी चलाई है, तो मेंबर्स और कंपनी एक मानी जाएगी और एक्चुअल मेंबर्स जो है उनकी लायबिलिटी मानी जाएगी। मतलब अगर आपने किसी भी टाइम पर फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट यूज से कंपनी चलाई, तो फिर हम आपको शेल्टर नहीं लेने देंगे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के पीछे जो एक्चुअल पर्सन है उसे ट्रेस करेगी और उसकी लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस को ऊपर लेकर आएगी। क्लियर है बेटा? अब वेरियस केस लॉज है जिसमें यह बताया गया है कि कंपनी के किस सिचुएशन में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जाएगा। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट इज कंपनी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बिजनेस एंटिटीज। ये काम का नहीं है, ये सिर्फ रीडिंग पर्पज से है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो बेटा कि हाउ कंपनी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बिजनेस एंटिटी, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड partnership, difference between company and HUF business, and difference between company and LLP. Done. Next is what are the disadvantages of corporate form of enterprises. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहला डिसएडवांटेज कंपनी इंकॉर्पोरेट करने का ये है फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका पेपर वर्क रहता है। कंपनी इंकॉर्पोरेट करने में एक्सपेंसेस कंपेयर टू डिफरेंट अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे ज्यादा लगता है। आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क फुलफिल करना पड़ता है। एक बार कंपनी इंकॉर्पोरेट हो गई तो आपके कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप। सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप ये कहता है कि कंट्रोल किसी के हाथ में रहेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कंट्रोल रहेगा, वेयरएज ओनरशिप जो रहेगी वो शेयर होल्डर के हाथ में रहेगी। इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैच अप बिटवीन कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज सिंस सबकी नजर आपके ऊपर है, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो, सो यू हैव ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट इज यहां पर आपके ऊपर ग्रेटर टैक्स बर्डन रहेगा और आप सीधे सुबह उठ के ये नहीं बोल सकते कंपनी बंद कर दी। यू नीड टू फॉलो डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर। आई होप बेटा आपको समझ में आया। सबसे पहला क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फ्लोटेशन। कंपनी चलाना और बनाने में बड़ी एक्सपेंसेस आपको बियर करना पड़ता है। यू नीड हैवी पॉकेट्स। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स आपको हर एक चीज का देना पड़ता है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप यहां पर रहेगी। ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, सोसाइटी आपके ऊपर हरदम नजर रखेगी। इसके बाद ग्रेटर टैक्स बर्डन रहेगा सर्टेन केसेस में आपके ऊपर, और डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर आपके ऊपर रहेगा। डन बेटा। नेक्स्ट इज कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 जो है बेटा, उसके अंदर आपको इन डिटेल यहां पे बताया गया है कुछ चीजों के बारे में, और कुछ चीजों के बारे में आपको प्राइमा फेसाई सिर्फ क्या किया गया है, बेसिक इंफॉर्मेशन देकर हटा दिया गया है कि आप एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में उन चीजों से रिलेटेड प्रोसीजरल एस्पेक्ट और इन डेप्थ नॉलेज ग्रास्प करोगे। सो सबसे पहले उन्होंने बताया एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 1 ये कहता है कि कंपनीज एक्ट किन किन को फॉलो करना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि अगर कोई भी कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोई भी पुराना कंपनी लॉ जैसे 1956, 1913 इसमें इनकॉर्पोरेटेड कंपनी चली आ रही है, तो आपके ऊपर क्या रहेगा, कंपनीज एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में IRDA एक्ट
9 फॉलो करना पड़ेगा, बट जहां पर भी ये एक्ट साइलेंट हो जाता है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग कंपनीज। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉलो करना पड़ेगा, बट जहां पर ये साइलेंट हो जाएगा वहां पर आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 फॉलो करने का है, बट जहां पे ये साइलेंट हुआ यू नीड टू फॉलो कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि कल से कंपनीज एक्ट फॉलो करने का है, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बेटा कंपनीज इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज है, तो उन्होंने बोला अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के ऊपर कभी भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होगा। डन बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है कंपनीज। द वेरी फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनीज, सेकेंड इज पब्लिक कंपनीज एंड थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी। तो कंपनीज 3 पार्ट में डिवाइडेड है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। पहला है प्राइवेट कंपनीज, दूसरा है पब्लिक कंपनीज एंड थर्ड इज वन पर्सन कंपनी। हम वन बाय वन इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? तो प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और जिसके आर्टिकल्स में ये क्लॉज इंसर्टेड है। पहला क्लॉज है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। पहला क्या बोल रहा है? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में इजीली शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यहां पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा। सेकेंड उन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट क्या है? 200। किसी भी टाइम पर प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। ये पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं कि हमारे शेयर्स लीजिए, प्राइवेट प्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब क्या है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। नहीं बेटा, इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है। ये कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी में ये मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे हुए हैं। अगर ये क्लॉजेस इंसर्टेड है तो वो प्राइवेट कंपनी है, और अगर क्लॉजेस नहीं है तो वो क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक ये चीज प्रिस्क्राइब नहीं है। आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 50,000 रुपए तक भी क्या कर सकते हो? प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। क्लियर? अब ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ध्यान से समझिएगा। सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसकी सब्सिडरी जो है वो प्राइवेट कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जिसके 51% से ज्यादा शेयर्स पब्लिक कंपनी के पास में है और वो कंपनी प्राइवेट है, तो उन्होंने बोला ये प्राइवेट नहीं, ये मान ली जाएगी कि ये क्या है? पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है, वो प्राइवेट कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो डीम टू बी पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी। नाम से क्लियर है, वन पर्सन कंपनी मीन्स कंपनी विच इज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। वन पर्सन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी विच इज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। नेक्स्ट इज सेक्शन 8 कंपनी। सर पढ़ाया तो था। सेक्शन 8 कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, जिसका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, जिनका मेन मकसद है टू प्रोवाइड सर्विस। चैरिटेबल इनका ऑब्जेक्ट रहता है। अब सेक्शन 8 कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट लॉज में ये चीजें आ रही है: प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और सच अदर ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ जो इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इंटेंट्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। ये अपने मेंबर्स को क्या कर रहे हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में आते हैं, सॉरी सेक्शन 8 कंपनी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में आते हैं। पहला,
इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में प्रमोशन ऑफ सर्टेन फलाना फलाना चीजें होना चाहिए। दूसरा, इनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वापस ये क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के प्रमोशन में यूटिलाइज करेंगे। और तीसरा, ये मेंबर्स को कभी भी डिविडेंड नहीं बांट सकते कि बाबा प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा आप ले लो, नहीं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोहिबिटेड इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। आया बेटा? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या तो थोड़े सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़े स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, या फिर थोड़े एक स्टेट गवर्नमेंट के पास है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। तो ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, बोले तो सेंट्रल या तो स्टेट या तो कॉम्बिनेशन, उसे बोला जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। अब बेटा गवर्नमेंट कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है तो वो भी डीम टू बी गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाएगी। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, बनी कंपनी इंडिया के बाहर है, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, काम इंडिया में कर रही है, या तो खुद से या एजेंट के थ्रू या फिजिकली या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। और इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, जो कंपनी बाहर बनी हुई है इंडिया के, उसे बोला जाएगा फॉरेन कंपनी। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर दूसरी कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब कम से कम 20% वोटिंग राइट्स या टोटल वोटिंग पावर अगर किसी दूसरी कंपनी के पास है तो वो कंपनी आपकी क्या मान ली जाएगी, एसोसिएटेड कंपनी मान ली जाएगी। अब समझना बेटा, ए नाम की कंपनी है, इसके ऊपर बी कंपनी का हाथ है, और बी कंपनी के 20% से ज्यादा के शेयर्स ए के किसके पास में है, बी के पास में है, मतलब बी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ए के ऊपर, तो ए क्या मानी जाएगी, एसोसिएट कंपनी। आया बेटा समझ में? नेक्स्ट इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अब ध्यान से समझना, कंपनी एक कठपुतली है मान लीजिए, जिसके 2 धागे हैं, पहला डायरेक्टर, दूसरा मेंबर। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसी कंपनी जिसके या तो डायरेक्टर अपॉइंट करने का धागा किसी और के पास में है, या फिर 51% से ज्यादा शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के पास में है, तो ये कंपनी को माना जाएगा सब्सिडरी कंपनी। और जो इसे होल्ड कर रहा है, इसके अंदर डायरेक्टरशिप के बेसिस पर या मेंबरशिप के बेसिस पर पावर होल्ड कर रहा है, उसे बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी। आई होप बेटा समझ में आया कि ऐसी कंपनी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन का अपॉइंट करने का पावर या तो दूसरी कंपनी के पास में है, या फिर 51% से ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के पास में, उसे सब्सिडरी बोला जाएगा। और जो होल्ड कर रहा है उसे बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी, मतलब वो प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी मतलब अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब बेटा प्राइवेट कंपनी हो गई जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब्ड कितना बेटा, 10 करोड़ रुपए। मतलब ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, ज्यादा हो भी गया तो ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, एंड और नहीं है, एंड दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी, जिसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो ऐसी कंपनी जो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बेटा एंड टर्नओवर, उसे क्या बोला जाएगा, स्मॉल कंपनी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो आज बना कर रख दी है
बट आज ये पावर में नहीं है, ये फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है ताकि फ्यूचर में इसमें काम किया जा सके, फ्यूचर प्रोजेक्ट को होल्ड किया जा सके। कंपनी आज इनकॉर्पोरेट की जा रही ताकि फ्यूचर में आप क्या कर सको, इससे रिलेटेड इसमें काम कर सको। उसे क्या बोला जाएगा, डोरमेंट कंपनी। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट इज निधि कंपनी। निधि कंपनी मतलब अलग अलग लोग जिनको सेविंग की आदत है वो अपना पैसा सेव करके कहाँ पर डाले, कंपनी में। फिर जिन जिनको जरूरत पड़ते जाएगी उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जो जो मेंबर बनते जा रहा है हमारी कंपनी का, उसके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हम उसको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम पैसा उधार देंगे। उसे बोला जाता है निधि कंपनी। मतलब वो कंपनी विच हैज द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग्स इट्स मेंबर्स, कि जितने भी मेंबर्स हैं वो पैसा सेव करें और यहाँ पे मेंबर बन जाए। फिर आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी एज पर योर नीड्स आपको क्या किया जाएगा, पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, निधि कंपनी। आया बेटा समझ में। प्रोड्यूसर कंपनी मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूस पे, जिनका ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है, उसे बोला जाएगा प्रोड्यूसर कंपनी। नेक्स्ट इज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है बट फाइनेंस का काम कर रही है, मतलब जिसको पैसों की जरूरत पड़ रही है उसको पैसा दे रही है और लोन के फॉर्म्स में यहां से आप पैसा बोरो कर सकते हो। द वन विच इज नॉट बैंक बट एक्ट्स लाइक अ बैंक, उसे क्या बोला जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है बट वो फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रही है, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, उसे क्या बोला जाएगा, एनबीएफसी। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी किस तरीके से फॉर्म की जाती है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी कोई भी फॉर्म की जा सकती है, बस आपका पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में 7 और मोर पर्सन, 2 or more person when the company to be formed is a private company, and 1 person where the company to be formed is 1 person company। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बोल रहा है कि 3 टाइप में से कोई भी एक टाइप उठा लीजिए, पहला पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट, तीसरा 1 पर्सन कंपनी। अगर आप पब्लिक कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको चाहिए 7 और मोर पर्सन एज मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और मोर पर्सन, और ओपीसी के केस में बेटा एक ही पर्सन चाहिए। अब कंपनी कैन बी फॉर्म्ड आइदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। फॉर्मेशन क्या बोलता है, 7 और मोर इन केस ऑफ पब्लिक, 2 और मोर इन केस ऑफ प्राइवेट एंड 1 इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी बनाएंगे। क्लियर है बाबा। नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये कहता है कि किसी भी कंपनी को सिस्टमेटिक मैनर में चलाने के लिए यू नीड मनी भाई, कैपिटल। और ये जो कैपिटल है ये लंप सम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ कंपनी। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, उस कैपिटल को छोटे छोटे पोर्शन में तोड़कर पैसा मंगा रहे हैं पब्लिक से, तो उसे क्या बोला जाएगा, शेयर कैपिटल। कि इस शेयर में, इस हिस्से के कैपिटल के इस हिस्से में हमने आपको इतनी ओनरशिप कंपनी में दे दी है। नाउ शेयर कैपिटल इज क्लासिफाइड एज, सबसे पहला रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल। कैपिटल का वो पार्ट जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दिया है कि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, उसे क्या बोला जाएगा, रजिस्टर्ड कैपिटल। दूसरा है इशूड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल का वो पार्ट जो आज आप मार्केट में इशू कर रहे हो पब्लिक को, उसे बोला जाएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक पैसा देकर आपसे खरीदने को तैयार है, उसे बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसमें पब्लिक से आपने पैसा मंगाया है इन द बेसिस ऑफ कॉल मनी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, उसे बोला जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। उसमें से जितनों ने पैसा दे दिया है उसे बोला जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। आया समझ में। डन। अब 2 पार्ट में शेयर कैपिटल डिवाइडेड है। पहला है
इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है कि वो कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है उसे इक्विटी माना जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब होता है कि जिसे दो जगह पर प्रेफरेंस दी जा रही है। पहला एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पहला एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कि कंपनी जब भी डिविडेंड बांट रही है तो इक्विटी से पहले अगर आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, या फिर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जब भी रीपेमेंट हो रहा है तो इक्विटी के ऊपर आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो उसे बोला जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉमनली नोन एज बोर्ड, जो ये कहता है कि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इज टर्म्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बेटा नाम से क्लियर है, डायरेक्टर्स मतलब कौन होता है? जो कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा? डायरेक्टर। द वन हु प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कंपनी की डेली बेसिस पर कंपनी किस तरीके से चलेगी उसे क्या बोला जाएगा? डायरेक्टर्स। और ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर बेटा? सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि हर एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए। नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन कैन बिकम मेंबर, बट इंडिविजुअल जिसके दो हाथ दो पैर एक नाक दो कान, ये इंडिविजुअल ही क्या बन सकता है? बस डायरेक्टर बन सकता है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती है। पहला। दूसरा ये कह रहे हैं कि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर और 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 डायरेक्टर मिनिमम होना जरूरी है। किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर एट अ टाइम अपॉइंट हो सकते हैं, और अगर आपको 15 डायरेक्टर से ज्यादा अपॉइंट करना है तो आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर से समझते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाएगा। ये डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल ही होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी में मेंबर बन सकती है, डायरेक्टर नहीं बन सकती है। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3, प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 और 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 डायरेक्टर हो सकता है। किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, और अगर आपको 15 डायरेक्टर से ज्यादा अपॉइंट करना है तो आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। डन बेटा? अब हर एक कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो पिछले 365 डेज में से 182 डेज कहां पर रहा हो? इंडिया में रहा हो। उसे बोला जाएगा रेसिडेंट डायरेक्टर। क्लियर बेटा? रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब जो पिछले 365 दिन में से कैलेंडर ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो। फिर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज को एक वुमेन डायरेक्टर रखना जरूरी है। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो पब्लिक कंपनी या फिर लिस्टेड कंपनी। क्लियर बेटा? लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर, इनको मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा? एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। क्लियर बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ये कह रहा है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं है तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में मेंबर रहेंगे, पब्लिक के केस में 7, प्राइवेट के केस में मिनिमम 2, ओपीसी के केस में 1, वही क्या मान लिए जाएंगे? डायरेक्टर मान लिए जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आप जनरल मीटिंग में क्या कर रहे हो? डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो। अब जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है बेटा, उसके पास एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट मैंडेटरीली डिन नंबर होना चाहिए। बोले तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। क्लियर? साथ ही साथ
हर एक पर्टिकुलर डायरेक्टर जो भी अपॉइंट हो रहा है वो अपनी कंसेंट प्रोवाइड करेगा कि मैं कंपनी में क्या बनना चाहता हूं, डायरेक्टर बनना चाहता हूं। अपॉइंटमेंट से 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर अपॉइंट होना पड़ेगा। क्लियर है, आया बेटा समझ में। इसके अलावा कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, चेंज कर सकती है। डन। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। कंपनी एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकती है, डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है। क्लियर बेटा। एक डायरेक्टर अगर एनसीएलटी ने बिठाया, ट्रिब्यूनल ने बिठाया है कि आप सही तरीके से कंपनी नहीं चला रहे हो, तो ये लीजिए हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव यहां से बैठेगा, उसको छोड़कर आप सारे डायरेक्टर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है बेटा, उसका रीअपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों क्या रहेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही रहेगा। अब समझिए बेटा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। जितने लोग मेंबर्स जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजन लेते हैं उसे बोला जाता है बेटा रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरा है स्पेशल रेजोल्यूशन। जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं, जितने लोग ना बोल रहे हैं, उससे एक ज्यादा हाँ अगर बोल रहा है तो उसे बोला जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास। मतलब अगर 7% मीटिंग में बोल रहे हैं ना और 8 ने बोल दी हाँ, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और स्पेशल मतलब जितने लोग ना बोल रहे हैं उसका 3 टाइम्स अगर हाँ बोल देते हैं तो वो मान लिया जाएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहता है कि वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के थ्रू हटेगा, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसका रीअपॉइंटमेंट और उसका रिमूवल दैट शैल बी डन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर है, आया समझ में। डन। नेक्स्ट इज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को सिस्टमेटिक मैनर में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलाएंगे बेटा। तो इनको साल में कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में साथ में मिलना पड़ेगा ताकि वो बिजनेस डिसीजंस सिस्टमेटिक मैनर में ले सके। क्लियर। तो मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ये कहता है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी की जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। किसी भी कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। साल में आपको कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग रखना पड़ेगी और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब हर क्वार्टर की एक बोर्ड मीटिंग हो गई बेटा। क्लियर, आया समझ में। क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर। इसके बाद एक साल में आपको कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग रखना पड़ेगी और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की गई है कि 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, डॉर्मेंट कंपनी को 6 महीने में एक ही बोर्ड मीटिंग रखने की जरूरत है और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 दिन से कम का समय नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटा, आया। अगर 1% कंपनी उसमें एक ही डायरेक्टर है तो 1% कंपनी को बोर्ड मीटिंग रखने का जरूरत नहीं है, ये प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। क्लियर है। सेक्शन 8 कंपनी के केस में भी उन्होंने ये बोला कि आपको हर 6 महीने में 6 कैलेंडर मंथ्स में एक ही बोर्ड मीटिंग रखने का जरूरत है। अब इसमें कोरम क्या रहेगा, मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए जब भी वैलिड बोर्ड मीटिंग मानी जाएगी, तो उन्होंने समझाया 1/3 और 2 whichever is less। क्लियर है बेटा, 1/3 और 2 whichever is less, इतने मिनिमम लोग होना चाहिए अगर आप क्या करना चाह रहे हो, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हो। अब ऐसे ही मेंबर्स के साथ भी आपको मीटिंग करना पड़ेगी। जो शेयर होल्डर है उसको बोला जाता है शेयर होल्डर मीटिंग। अब साल में एक बार आपको कम से कम मीटिंग करना पड़ेगी जिसे बोला जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग।
assembly or gathering of shareholders of the company is termed as बेटा shareholders meeting। अब साल में एक बार तो आपको मिलना ही पड़ेगा जिसका नाम रहेगा एनुअल जनरल मीटिंग। अब इससे रिलेटेड भी सर्टेन प्रोविजन बनाए हुए हैं कंपनीज एक्ट में। ये कह रहा है कि आपको एक कैलेंडर ईयर में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में एक जनरल मीटिंग तो रखना ही पड़ेगी। फर्स्ट जनरल मीटिंग जो है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और 2 जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये जो मीटिंग है ये स्टार्ट हो जाना चाहिए 9 बजे से 6 बजे के बीच में, और ये किसी भी दिन रखी जा सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। क्लियर बेटा? नेशनल हॉलीडे 3 ही है इंडिया में, 15 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। इन दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन, दिवाली, दशहरा, कोई भी हो, आप उस दिन क्या रख सकते हो? एनुअल जनरल मीटिंग रख सकते हो। कहां पर? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर, या फिर एनी अदर प्लेस विद इन सिटी, टाउन और विलेज एट विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब वो सिटी, टाउन और विलेज जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर कहीं पर भी क्या कर सकते हो? आप एनुअल जनरल मीटिंग रख सकते हो। जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा? नोटिस भेजना पड़ेगा। क्लियर बेटा? अब सारे के सारे बिजनेस जो हैं ये ऑर्डिनरी बिजनेस माने जाएंगे। इसके अलावा सारे के सारे स्पेशल बिजनेस माने जाएंगे। मतलब नॉर्मली अगर एनुअल जनरल मीटिंग में ये पर्टिकुलर 4 पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है, जैसे कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस माने जाएंगे। इसके अलावा सारे स्पेशल बिजनेस की काउंटिंग में आएंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया गया है जो ये कहता है कि कोई भी कॉर्पोरेट जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो हमने बताई है एक्ट में वो अगर क्रॉस कर देता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? CSR के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। उन्हें अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना पड़ेगी। तो कौन कौन सी कंपनी है? तो उन्होंने बोला हर एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? CSR कमेटी बनाना पड़ेगी। वो कमेटी बोर्ड को क्या करेगी? CSR पॉलिसी बना के देगी और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? CSR एक्टिविटीज को अंडरटेक किया जाएगा। क्लियर? अब इसका कॉम्पोजिशन क्या बोलता है? जो भी कमेटी बनेगी उसमें मिनिमम 3 और मोर डायरेक्टर्स होना चाहिए, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। डन बेटा? अब उन्होंने बोला कि अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो 2 और मोर डायरेक्टर। क्लियर? और जो भी कमिटी का कॉम्पोजिशन होगा वो आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। शेड्यूल 7 बना के रखा हुआ है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है CSR के अंडर इंक्लूड कर सकते हो। कितना पैसा खर्च करना है CSR में? सर आंख बंद करके चलने दे? नहीं बेटा, उन्होंने बोला कि आपको कम से कम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 सालों का जो भी आपका प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल के डिवाइडेड बाय 3 करके जो भी आंसर आएगा उसका 2% कम से कम CSR एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आया बेटा समझ में? नेक्स्ट इज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स ये कहता है कि एथिक्स मतलब क्या होता है बेटा? टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो आप हमेशा एक आइडियोलॉजी के साथ में कि भाई मुझे सही काम करना है, आप एथिकल बिजनेस बिहेवियर को फॉलो करते हुए क्या करेंगे? बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मतलब एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस इज टर्म्ड एज बिजनेस एथिक्स। आया बेटा समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस इज टर्म्ड एज बिजनेस एथिक्स। डन बेटा?
आया समझ में? टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो हम हमेशा बिजनेस में बोनाफाइड क्या करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, सही तरीके से बिजनेस को चलाएंगे। हमारे बिजनेस डिसीजन में राइट वर्सेस रॉन्ग जब भी होगा, वी शैल बी चूजिंग राइट और एथिकल पर्टिकुलर एक्टिविटीज, उसे बोला जाएगा बिजनेस एथिक्स। नाउ व्हाट इज एथिकल डिलेमा? तो एथिकल डिलेमा ये कहता है कि टू चूज बिटवीन राइट वर्सेस राइट। अब दोनों चीजें सही दिख रही है, राइट वर्सेस रॉन्ग में तो हमने बता दिया कि भाई राइट को चूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट व्हाट इज एथिकल डिलेमा? जब दोनों इक्वली फेवरेबल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों सही दिख रहे हैं, उसके बीच में अगर आपको चूज करना पड़ रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, एथिकल डिलेमा। डन बेटा। अब एथिकल डिलेमा में क्या करेंगे, आप एक जोन बनाएंगे बिजनेस का, प्रोफेशनल लाइफ में देखेंगे कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, और उन चीजों को कंसीडर करने के बाद आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। डन बेटा। दिस वाज ऑल फॉर कंपनी लॉ। अगर आपको CSET में लीगल एप्टीट्यूड में कुछ भी डाउट है या क्विक रिवीजन चाहिए तो आप इस YouTube चैनल के थ्रू क्या कर सकते हैं, सारे की सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।